हाँ जी, वेलकम। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एब्सोल्युटली फ्री लेक्चर सीरीज। तो जैसे ही क्लास 10th में आप एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है। फर्स्ट चैप्टर जो आपको दिया हुआ है, रियल नंबर सिस्टम। हम यहाँ क्या क्या कवर करना चाहिए, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और ये जो कंसेप्ट है वन टाइम पढ़ना है और जेई तक आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो फोकस रहिएगा, डिटेल में पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ आपका कवर अप होगा। तो क्लास 10th में एंटर करने से पहले डोर्स आपके लिए ओपन है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा है, ताकि आपकी चीजें लिंक हो जाए, या आपका कोई भी चीज लैक कर रही है या कोई भी चीज प्रॉब्लम है, हम उसको कवर अप करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। अगर हमें डिविजिबिलिटी समझ आ गया तो उसके बाद हम 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 100 नंबर्स का एलसीएम, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के बेसिकली 2 प्रोसेस होंगे। फर्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, और सेकंड प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे यूजिंग यूक्लिडियन डोमेन। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर का मोटिव क्या है, हमें गिवन 2 नंबर्स में एचसीएफ या जीसीडी जिसको बोला जाता है क्या होता है वो डिटेल में समझाया जाएगा, वो डिस्कस करेंगे। उसको फाइंड करने के प्रोसेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत लार्ज नंबर दिया हुआ है तो मैं प्रोसेस सिखाऊंगा यूक्लिडियन डिस्टेंस डिवीजन एल्गोरिथम से, और अगर आपके पास स्मॉल नंबर है तो आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम जो इर्रेशनल नंबर आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, हो सकता है आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हो सकता है आपको चीजें लिंक ना हो, हमें कैसे देखना है कि एक नंबर इर्रेशनल और एक नंबर रैशनल है, उसको हम रिविजिट करेंगे थोड़ा और डिटेल में। इस प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट एक डिफाइन करेंगे, उसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर, और उनके कलेक्शन से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। और ये नंबर लाइन आगे आपको काम आने वाली है नेक्स्ट क्लास में 11th 12th में। इसी का एक्सटेंशन डिफाइन किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है। तो स्टे ट्यून। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे आपको लेक्चर का अपडेट मिलता रहेगा। थोड़ी लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन असाइनमेंट्स मिलेंगे सारे आपके एनसीईआरटी, सारी बुक्स जितने भी आपके, अगर आप स्टेट लेवल पे है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपका हर स्टेट का ये सिलेबस कवर किया जाएगा, तो प्लीज कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, लेक्चर के एंड के 5 या 6 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको डायरेक्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं जितने भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इनफैक्ट हम जेई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि हम क्विकली एक देखते ही कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार रिव्यू करवा देता हूं। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें क्लास 9th का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मे बी आपके लिए स्लो हो सकता है वो, अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़िए, बेनिफिट होगा। देन डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, और डिविजिबिलिटी का यूज करके डिफाइन करेंगे फंडामेंटल थ्योरम क्या है, एंड प्रोसेस डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, और उसकी हेल्प से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड, एंड देन फिर हम रिविजिट करेंगे इर्रेशनल नंबर का। लेक्चर का प्रोसेस क्या होगा, हम हर लेक्चर के बाद आपको एक असाइनमेंट शीट देंगे, वो आपको सॉल्व करनी है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है आपका सोल्यूशन, अगर आपको रिव्यू करवाना है, ताकि आपके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो हम डिस्कस करते रहें। ठीक है, उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरे चैप्टर का एक आपको टेस्ट असाइन किया जाएगा, उस टेस्ट का डिस्कशन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए, बेसिक रिवीजन। सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है जो आपकी लाइफ में आया है, दैट इज अ नेचुरल नंबर सिस्टम। आप डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं। ठीक है, टिफिन पैक करते हैं, मम्मा आपकी रोटीज पैक करती है, कितनी रोटी पैक करें, 1 2, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
आपकी पॉकेट मनी में कितने रुपीज हैं, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो अगर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते तो आपका ये सिस्टम मैनेज करना आपके लिए बहुत टफ हो जाता। तो आज से 2000 साल, 2500 साल पहले जाओगे तो ये नेचुरल नंबर सिस्टम नहीं थे। इस नेचुरल नंबर सिस्टम के बजाय हम लाइंस का यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए। तो अगर आप जो एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक है, अगर आपको सीखना है कि आज से 2000 साल पहले क्या था, कैसे काउंटिंग थी, तो विजिट करिए 8th क्लास की आपकी जो लेक्चर सीरीज है या 8th क्लास की बुक पढ़िए, वहां आपको समझ आ जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है वो आपको वहां बताया गया। अभी हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एग्जाम ओरिएंटेड है क्योंकि 10th का पेपर है, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, सिस्टमेटिकली पढ़ना होता है, तो इसलिए हम सिर्फ डेफिनेशंस लिखेंगे यहाँ पे एंड देन जो कोर न्यू कंसेप्ट है उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद वे 1, देन 1 1 ऐड करते रहिए इसमें। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 4 5, और ये कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं कर। और इसको आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, एज अ सेट लिखा जाएगा तो इसमें क्या आएगा, 1, 2, 3, एंड सो ऑन। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड, अगर इस नेचुरल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दिया जाए, जीरो। बेसिकली जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी को। मान लीजिए आपके घर में 5 गेस्ट आए और आपने 5 कप चाय बनाई, ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपकी जो ट्रे होगी वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। उस एम्प्टी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर जनरेट किया गया और वो एक इंडियन ने जनरेट करा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंडियन ने ये जीरो का जनरेशन बनाया, जीरो कैसे बनाया और कौन सा इंडियन था। तो गूगल करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीजों का। तो इंटरेस्ट लीजिए चीजें सीखने का, सीखिए ताकि आपको पता लगे कि मेरे को क्यों पढ़ना है। मैं तो जीरो इंडियन पर्सन ने जनरेट करा है। आपका टास्क है फाइंड करना कौन सा पर्सन है और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो जीरो से लेके कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अ लार्ज नंबर, जिसके बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। जब आप मास्टर्स कर लेते हो तो हम बताते हैं, वहां भी डिस्कस करते हैं कि इन्फिनिटी कितना लार्ज है। ठीक है, इन्फिनिटी में भी डिफरेंट टाइप की इन्फिनिटी होती है, वो भी आपको आगे जाके पढ़ना होगा, लेकिन अभी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी टाइप से जैसे मान लीजिए होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स की कहां जरूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल आपके घर पे गेस्ट आए, 5 गेस्ट आए हैं और आपने 5 कप टी बना ली, लेकिन 2 गेस्ट और एक्स्ट्रा आ गए। तो आपकी कितने कप टी है, 5 कप, लेकिन गेस्ट कितने हो गए, 7। तो कितना लेस है कप ऑफ टी, 2 कप लेस है। जब मुझे लेस क्वांटिटी को दिखाना है, 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, एक ए क्वांटिटी है एक बी है, ए बी से कितना लेस है ये कंपेयर करना है, तो उस लेस नंबर को इस माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। तो लेस का मतलब यहां पे माइनस आ जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि 7 गेस्ट है और 5 कप ऑफ टी है आपके पास, तो आपके पास कितने कप ऑफ टी लेस है, 2 कप लेस है। तो उस 2 कप लेस को कैसे डिनोट करेंगे, -2 से डिनोट करेंगे। 3 कप लेस तो -3 से डिनोट करेंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर है उनके आगे अगर माइनस साइन लगा दे तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। और इन नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स के साथ ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर। और इस सेट ऑफ इंटीजर को या तो जेड से डिनोट किया जाता है और कुछ बुक में आई नोटेशन यूज किया जाता है। नोटेशन मैटर नहीं करेगा, आपको नोटेशन गिवन होता है कि हम कौन सी चीज का क्या नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये 3 बेसिक सेट्स हैं। और नेक्स्ट जब रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है, तो वो मैं 1.4 में आपको डिस्कस करूंगा कि रैशनल नंबर क्यों बनाए गए, इरैशनल नंबर क्यों बनाए गए, इनके बिना आपकी लाइफ में क्या कमी थी। जस्ट थोड़ा सा आइडिया देता हूं। कप ऑफ टी बना रहे हैं, अगर आपके फादर बोलते हैं कि मुझे कम शुगर वाली चाय पीनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 की बजाय 1/2, हाफ वर्ड कहां से आया, फ्रैक्शन बनाने के लिए आया।
वो कैसे बना, 1/2, 1/2। अगर ये नंबर कौन है, अब रैशनल नंबर, अगर ये नहीं होता आपकी लाइफ में तो आपको हाफ का मतलब नहीं पता होता आज। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। आपके घर में आइसक्रीम बनी हुई है और आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और एक बॉक्स में आइसक्रीम है, तो आप 4 मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबको अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हर पर्सन को 1/4 पार्ट आएगा, तो 1/4 इज अ रैशनल नंबर। तो आप डेली बेसिस पे हर नंबर सिस्टम को लाइफ में यूज कर रहे हैं, बस सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रैशनल हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दो अलग अलग चीजें हैं। अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखोगे तो आपको सारी चीजें बड़ी क्विकली समझ आएंगी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्लियर होंगे, होल नंबर क्लियर होंगे, इंटीजर्स क्लियर होंगे। अगर मैं 2 नेचुरल नंबर लेता हूं, एक को n से डिनोट करता हूं, दूसरे को मैं m से डिनोट करता हूं, तो से n एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं इनको अगर ऐड करता हूं n प्लस m, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम आया मेरा, n टाइम आया, यही तो लिख सकता हूं, प्लस 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम आया, m टाइम आया। और 1 को कितने टाइम भी ऐड करते रहो, एक नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। तो मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं कि n + m क्या आ जाएगा, इट इज अ नेचुरल नंबर। तो एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बेसिक सी प्रॉपर्टी है, एक लाइन में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया, मीनिंग बता दिया उसका। इसी टाइप से अगर मैं n को m से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं n + n + n + n + n कितने टाइम लिख सकता हूं, इट इज m टाइम, इट इज m टाइम। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक बहुत बेसिक चीजों से प्रूफ करना स्टार्ट करना है, और जब आप प्रूफ करना स्टार्ट करोगे ना तो मैथमेटिक्स इजी स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपको क्यों का आंसर मिल गया कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस वन, उस दिन आप मैथ सीखना स्टार्ट कर जाओगे। तो इसलिए अपने क्लास में जब भी बैठे हो तो व्हाई बोलना सीखिए, क्लास में खड़े होके, व्हाई दिस वन। अगर आपको बोलता है 4 एग्जांपल लिखवा के कोई पढ़ा के चला जाता है कि ये हो गया, ये होगी प्रॉपर्टी, अगर आप उसको जर्नलाइज नहीं कर रहे हो और व्हाई का आंसर नहीं दे रहे हो तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। ये आपके 10th 11th 12th ये 3 साल इतने इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 साल आपने लाइफ में मेहनत कर ली तो आगे की आपकी सारी लाइफ इजी। और अगर यही 3 साल हमने नहीं मेहनत करी तो आगे की सारी लाइफ यही करते रह जाना। तो आपको डिसाइड करना है कि लाइफ टाइम एफर्ट करना है या सिर्फ 3 साल ढंग से एफर्ट करना। अगर 3 साल ढंग से एफर्ट कर लिया, डेडिकेट हो गए और फोकस हो गए अपने आप में, टारगेट में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी फैमिली, आपके बड़े आपको कितना भी बोलते रहे, जब तक आप खुद फोकस नहीं होंगे तब तक टारगेट अचीव नहीं करेंगे। ठीक है, अपने मन से पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, और जब पढ़ने का मन है तभी पढ़िए। रैंडमली किसी के कहने से बुक लेके बैठोगे तो टारगेट नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, इस n को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 + 1 + 1 कितने टाइम, n टाइम। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1 कितने टाइम, n टाइम। और इसको भी लिख सकता हूं 1 + 1 + 1 n टाइम। और 1 को कितने टाइम भी ऐड करो, मुझे एक नंबर मिलना है, दैट इज अ नेचुरल नंबर। तो इंप्लाई क्या कर दूंगा, n × m इज अ नेचुरल नंबर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 2 ऑपरेशन, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जो बहुत जगह यूज होने वाली है। मैंने 2 ऑपरेशन डिफाइन करे, से स्टार। स्टार का मतलब क्या हो सकता है, इट कैन बी प्लस और इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, स्टार का मतलब आइदर प्लस और मल्टीप्लिकेशन। मैं कोई भी n पिक कर रहा हूं, n m पिक कर रहा हूं, नेचुरल नंबर, मैं n स्टार m, n स्टार m का मतलब क्या है, n + m हो सकता है या n × m हो सकता है। ये कहां जा रहा है,
नेचुरल नंबर में आ रहा है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट का मेंबर है, उस सेट के अंदर जा रहा है। तो अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर पिक करोगे, उनको ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे वो नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो दिस स्टार इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब दो क्वांटिटी को आपस में ऑपरेट करना है। दैट स्टार कैन बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, और आगे जाके आप एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो स्टार ऑपरेशन अभी के लिए बेसिक 5 ऑपरेशन होते हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइनली एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर इस स्टार के रिस्पेक्ट में कोई भी एन और एम आपके गिवन सेट में है और उनको आपस में ऑपरेट करने के बाद वो उसी सेट के अंदर जा रहा है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आगे बहुत यूज होने वाली। ठीक है, तो मैंने क्या यहां लिखा, तो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे नेचुरल नंबर मिलेगा, तो हम क्या बोलते हैं, एडिशन इज अ क्लोज अंडर, सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूं कि ये सेट इसके रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, इसका मतलब उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसके एलिमेंट उसी सेट में। जैसे यहां कोई भी दो नेचुरल नंबर पिक कर लो, उनका सम हमेशा नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एंश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन स्टे विद इन सेम सेट। इसका मीनिंग क्या है, आपके पास कोई भी ए एंड बी मेंबर हैं किसी सेट एस के, और स्टार उस पे कोई ऑपरेशन है। ठीक है, स्टार इज ऑपरेशन ऑन एस, इसका मतलब क्या है, स्टार कैन बी, अभी एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और एक्सपोनेंट अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं, आगे फ्यूचर क्लासेस में काम आएगा, तो अभी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, यानी कि या तो ए प्लस बी या ए इंटू बी, जो भी आपका ऑपरेशन है, ये भी कहां जाना चाहिए, एस में। तो हम बोलते हैं एस इज क्लोज्ड अंडर स्टार ऑपरेशन। अंडर द स्टार ऑपरेशन एस इज क्लोज्ड। जैसे अभी आपको मैंने बताया, अगर मैं ए और बी कोई भी नेचुरल नंबर लूंगा, तो मेरे पास का मतलब होता है इंप्लाइज, यानी कि देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दिस इज कॉल्ड देन। मैं ये नोटेशन इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आप नोटेशंस यूज करेंगे तो आपको इजीली और कम टाइम में चीजें रिप्रेजेंट करना आ जाएंगी। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, आपकी जो इस सेशन से कॉपी चेकिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, और वहां बहुत कुछ मिसमैच हो रहा है, बहुत कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है। अगर आपके ऐसे एग्जामिनर के पास चलेगी जिसका ऑनलाइन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको ऑनलाइन में प्रोसेस करना, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलाना आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आई, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये चीजें इंप्रूव हो जाए, बट इन टर्म्स को अज्यूम करके चलना होगा कि आपके बहुत सारे फैक्टर आपके मार्क्स पे इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए राइटिंग और डेफिनेशंस और प्रोसेस बहुत क्लियर कट लिख के आओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे राइटिंग करना है, हर क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी नेचुरल नंबर है, इंप्लाइज ए प्लस बी क्या रहा है, नेचुरल नंबर, और ये प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर ऑल, हर कोई भी ए बी पिक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी टाइप से देखिए, ए और बी अगर मैं नेचुरल नंबर पिक करता हूं तो इंप्लाइज
ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी मेरा नेचुरल नंबर आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या यही चीज सब्ट्रैक्शन में ट्रू है? देखिए मैंने 2 पिक करा, a इक्वल टू 2 रखता हूं और b इक्वल टू 3 रखता हूं, दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो क्या आएगा, -1। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब n इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। और सिमिलरली अगर मैं a को 2 पिक करता हूं, सेम b को 3 पिक करता हूं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देन a अपॉन b करूंगा तो दैट इज 2/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 2 का 1/3 करना है तो इट इज नॉट अ नेचुरल क्वांटिटी। तो इंप्लाइज क्या लिखूंगा, n इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन के रिस्पेक्ट में वो क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको तीनों सेट्स के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए, नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, होल नंबर के रिस्पेक्ट में एंड इंटीजर के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं एक टेबल दिखा रहा हूं आपको, ये टेबल बस पता होना चाहिए कि कौन से सेट किसके ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है और किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है। क्लियर? जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन। तो जहां नोट लिखा हुआ है तो वहां आपको एक एग्जांपल देखना है। जैसे 2 - 3 इज इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 2 एंड 3 कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। सिमिलरली 2 एंड 3 belongs to natural number but 2/3 does not belongs to natural number। ठीक है, इसका मतलब it is not close under division। होल नंबर में दो होल नंबर को ऐड करोगे होल नंबर आएगा, सब मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर आएगा। सिमिलर मेथड से आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन यहां पे सेम प्रॉब्लम, अगर नेचुरल नंबर का सेट नहीं क्लोज्ड है तो उससे लार्जर सेट क्लोज्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 और 3 होल नंबर भी हैं। सेम एग्जांपल यहां काम आ जाएगा, सेम एग्जांपल यहां काम आ जाएगा। और इंटीजर का सेट देखिए, यहां पे नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया हमने, यहां पे हमने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए। तो अब अगर कोई इंटीजर है n और m z में से आ रहा है तो डेफिनेटली -m भी z में से होगा, क्योंकि m अगर इंटीजर है तो -m भी इंटीजर होगा। तो m माइनस, या इसको -n कर देते हैं, सॉरी n माइनस -m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, क्योंकि दो इंटीजर को ऐड कर रहा हूं। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर नंबर का सेट अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड होता है। बाकी तो एडिशन में सारे क्लोज्ड हैं, मल्टीप्लिकेशन में सारे क्लोज्ड हैं। एक इंटीजर का सेट है जो सब्ट्रैक्शन में क्लोज आ जाता है। तो बस एक ये चीज अगर पता लग गई हमें, बाकी सारे पता लग जाएंगे। ठीक है, एडिशन में सारे क्लोज्ड हैं, मल्टीप्लिकेशन में सारे क्लोज्ड हैं, डिवीजन में कोई क्लोज नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कौन है, सिर्फ इंटीजर का सेट है जो क्लोज्ड है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जो हमें मेनली कंसेप्ट्स को ऐड करना है, कंसेप्ट्स को यूज करना है आगे की क्लासेस के लिए। उसके लिए थोड़ा सा डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या होता है और इंटीजर के सेट में डिवीजन का मतलब क्या होता है, आगे जाके आप रियल लाइन पे डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम कहां पढ़ रहे हैं, द डिविजिबिलिटी इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, उसका मतलब क्या होता है। तो हम अगर कोई भी ए, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू मैंने 18 पिक कर लिया और b इक्वल टू मैंने से 6 पिक कर लिया, मैं इस 18 को क्या लिख सकता हूं, 18 को लिख सकता हूं 3 × 6 या 6 × 3 लिख सकता हूं।
इंप्लाइज क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी क्या है बी, इनटू ये क्वांटिटी क्या है सम क्यू, और यहां पे Q इज इक्वल टू क्या लिखा 3, A इक्वल टू मेरे पास 18 है और B इक्वल टू मेरे पास क्या है 6, ये लिखा हुआ है। तो मैंने A को B इंटू क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो तब हम बोलते हैं कि B डिवाइड्स A और Q डिवाइड्स A। ये डिवीजन का नोटेशन है कि कोई नंबर दूसरे, एक कोई इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। उसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं ए और बी कोई भी इंटीजर लूंगा तो बी को हमेशा क्या लेना है, नॉन जीरो दिए, ध्यान रखना, क्योंकि 1/0 का मीनिंग डिफाइन नहीं है। तो पहला यहां डेफिनेशन में, जिस दिन आप डेफिनेशन रीड करके अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दोगे उस दिन मैथ्स आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा मेन पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे डिवीजन जब भी डिफाइन करेंगे तो जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इस बी को हम क्या बोल रहे हैं, डिवाइजर। जिससे डिवाइड कर रहे हैं इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ए कैन बी एनी इंटीजर, देन वी से दैट बी डिवाइड्स ए इफ देयर एग्जिस्ट क्यू, क्यू भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, सच दैट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटू क्यू फॉर्म में। ठीक है, यहां मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसका मतलब यही है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो डिवीजन का मतलब क्या है, P डिवाइड से, ये नोटेशन है, इफ देयर एग्जिस्ट Q बिलोंग्स टू Z एंड P इसमें हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो, विद A को मैं क्या लिखूंगा, B इंटू क्यू, और ये क्या होगा आपका डिवाइजर, ये क्या होगा डिविडेंट, जो आप ऑलरेडी टर्म जान रहे हैं। मैं रिकॉल बहुत बार करवा रहा हूं क्योंकि आगे इजीली यूज कर पाओगे। A इज डिविडेंट, B इज डिवाइजर एंड Q इज कॉल्ड कोशेंट। जैसे सिंपली यहां पे 6 18 का डिवाइजर है और 3 ऑल्सो डिवाइजर, आप ये भी बोल सकते हैं अगर मैं 3 को डिवाइजर ले रहा हूं तो कोशेंट कौन है 6, अगर 6 को डिवाइजर ले रहा हूं तो कोशेंट कौन है 3। तो ये जो आपके पास P है वो अगर डिवाइजर ले रहे हैं तो Q कोशेंट है, और Q डिवाइजर ले रहे हैं तो P कोशेंट। ठीक है, जैसे इसी पे कुछ बेसिक से एग्जांपल्स करते हैं। 3 डिवाइड्स 18 और 45 डिवाइड 5 डिवाइड्स 45, ये हमें डिसाइड करना है। तो आपको ये क्यों डिवाइड कर रहा है, तो हम देखिए 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 इज इक्वल टू, तो ये आपका B है, ये A है, तो हमें क्या लिखना है, B इज इक्वल टू ए क्यूब, या सॉरी A इक्वल टू B क्यूब लिखना है। तो 18 इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग लिखना है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे डिवाइजर कौन है 3, डिविडेंट कौन है 18, और आपका कोशेंट क्या है 6। ये टर्म्स पता होंगी तो आगे की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा नंबर सिस्टम पढ़ूंगा तो वो बहुत इजीली आपको समझ आएगी। जैसे यहाँ पे करना है 5 डिवाइड 45, तो मेरे पास A इज इक्वल टू 45 है, B इज इक्वल टू 5 जो डिवाइजर है, तो मुझे क्या लिखना है, B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या लिखना है, B इंटू क्यू लिखना है। तो कोशेंट बेसिकली फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ 45 और यहाँ पे 5, तो कौन सा नंबर आएगा, ऑब्वियसली 9 आएगा। तो ये आपका 9 क्या आ गया, कोशेंट आ गया, 5 डिवाइजर आ गया और 45 डिविडेंट आ गया। सिंपली लिख सकते हैं। अब देखिए इसी में अगर मैं ये करता 46 डिवाइड 40, क्या ये ट्रू है, नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं 40 इक्वल टू 6 इंटू समथिंग यहां पे इंटीजर नहीं लिख सकता। अगर यहां पे कोई भी इंटीजर लिखूंगा तो 6 को इससे डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आपका इंटीजर नहीं आएगा। तो यहां हम ऐड करेंगे रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं यूक्लिडियन लेमा और यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 6 इंटू 6 कितना आ गया, ऐसा नंबर फाइंड करिए जो इसके क्लोजेस्ट है। 6 इंटू 6 36,
प्लस क्या कर सकता हूं 4, ये लिख सकता हूं। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस सम आर आ गया। तो ये आगे हम 1.3 सेगमेंट जब पढ़ेंगे वहां पे मैं डिफाइन करूंगा डिवीजन और यूक्लिडियन डिवीजन लेमा या यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट नंबर आएगा तो उसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं इसी फॉर्म में। कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो आगे हर जगह आपके यूज होने। तो जरूरी नहीं है कि हर इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर को डिवाइड करे। जैसे 6 डज नॉट डिवाइड 40, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो हमेशा होंगी। जैसे 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर, तो यहां मैं डिवीजन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूं और इन्हीं के बेस पे हम किसी नंबर को देखते ही आगे बता पाएंगे कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल है। वो सारे रूल्स हम यहां पे बनाएंगे। वो रूल्स आपके 10th के सिलेबस में नहीं आएंगे, लेकिन जेई में डायरेक्टली उसका यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो वो रूल्स हमें इसके लिए पढ़ने, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि 10th में हमें ये पढ़ना है, जेई के लिए ये एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो साथ साथ अगर 10th को रोज आप देखिए, आपका रूल क्या होना चाहिए, अगर आप रोज 30 मिनट टू 45 मिनट फिक्स कर लीजिए मुझे मैथ्स पढ़ना है। ठीक है, 30 टू 45 मिनट आप रोज के फिक्स कर लीजिए और वीकली 6 डेज फिक्स कर लीजिए। और 6 डेज में 3 डेज आपको थ्योरी पढ़ना है, यानी कि जो मैं लेक्चर आपको दूंगा वो कवर अप करना है, प्लस 2 डेज आपको 3 डेज आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और एक दिन आपका फुल्ली ब्रेक है। मैं कितने मिनट बोल रहा हूं, 35 टू 45 मिनट, 30 टू 45 मिनट। इतना आप अगर डेली टाइम देना स्टार्ट कर लो, वीकली 6 डेज देना स्टार्ट कर लो, ठीक है, गारंटी है कि इसके बाद 11th का मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्लास से पहले बोल दोगे कि मेरा ये हो गया। और ये जो आपके वेकेशन चल रहे हैं ना, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। अगर इस वेकेशन में आपने 5 या 6 चैप्टर कवर अप कर दिए तो आपकी क्लास में बैठने के बाद आपका डबल बेनिफिट होना। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर चलो हम क्लास में जब पढ़ाया जाएगा तब हम पढ़ लेंगे, नहीं, पहले पढ़ के क्लास में बैठ के देखो, आपको डबल बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको टर्म्स दिखने लग जाएंगी, आपको वहां हर एक चीज समझाने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक फिक्स रूल है, इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अगर आप 6 डेज नहीं कर सकते, इनिशियली 5 डेज करिए, 3 डेज लेक्चर सुनिए और 2 डेज क्वेश्चन करिए, देन धीरे धीरे 6 डेज करिए। अगर ये आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से, गारंटी दे रहा हूं कि आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आ सकते हैं बड़े। लास्ट में मैं आपको 1 शॉट दूंगा जिसमें आपको पहला चैप्टर 2 घंटे में पूरा कवर हो जाए, दूसरा चैप्टर 2 घंटे में कवर हो जाए। ठीक है, और उसी के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले। तो A to Z हर चीज यहां पे आपको कवर करनी है, इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर, तो अगर मैं कोई भी A इंटीजर पिक करता हूं, A बिलोंग्स टू क्या ले रहा हूं, Z, तो इंप्लाइज A को क्या लिख सकता हूं मैं, A 1 इंटू A लिख सकता हूं। इसको बेसिकली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो यहां पे ये कौन आ गया, मेरा Q आ गया, और ये क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, इंप्लाइज मैंने क्या लिखा, A इक्वल टू B इंटू क्यू। A मेरा ऑलरेडी इंटीजर था, B मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, और Q मेरा क्या आ गया, A, वो भी इंटीजर। तो क्या इंप्लाई हुआ, फॉर एवरी A, ये फॉर एवरी का नोटेशन है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z एंड B इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू Z, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का नोटेशन है। ये नोटेशन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि धीरे धीरे अडॉप्ट करने आने चाहिए नोटेशन। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट क्या मिल रहा है, Q इंटीजर नंबर सच दैट A को मैं क्या लिख पा रहा हूं, B इंटू क्यू लिख पा रहा हूं।
और यही डिवीजन की डेफिनेशन है। तो 1 के लिए स्पेशल क्या है, 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। और 0 में स्पेशल क्या है, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी इंटीजर। 1 क्या कर रहा है, सबको ही डिवाइड कर रहा है, और 0 क्या कर रहा है, सबसे डिविजिबल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, डिविजिबल का मतलब क्या है, अगर मैं a इक्वल टू 0 लिखूंगा तो इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं इसको 0 इज इक्वल टू डिवाइजर, कुछ भी ले सकता हूं मैं, यहां पे 1 रख देता हूं, इनटू 0, ये लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या लिख दिया, a इक्वल टू बी इंटू क्यू लिख दिया। यहां पे a मेरा क्या है 0, b मैंने 1 पिक कर लिया, और q क्या पिक कर लिया आपने, 0 पिक कर लिया। अब इस 1 की जगह 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, तो यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, एनी n, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इंप्लाइज n जो है वो 0 को डिवाइड कर रहा है। ये n बाई 0 नहीं है, इसका मतलब है n डिवाइड कर रहा है 0 को, और n कोई भी रैंडम इंटीजर है। क्या प्रूफ हो गया, 0 इज द डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर, और ये प्रूफ हो गया कि 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। क्लियर। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं आप खुद के ब्रदर हैं, आप खुद के सिस्टर हैं, दिस इज स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब मैं खुद का ब्रदर हूं, मैं मेल हूं। ब्रदर की डेफिनेशन क्या है, सेम ब्लड रिलेशन, सेम मेल पर्सन जिसके मदर फादर सेम है। मेरे मदर और मेरे फादर सेम है, दोनों का ब्लड सेम आएगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन है उन मदर एंड फादर के साथ, और मेल है, तो आई एम ब्रदर ऑफ इटसेल्फ। तो वो चीज जो खुद से रिलेट कर जाए उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। यहां रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, मैं कोई भी ए पिक करता हूं बिलोंग्स टू जेड, बट ए शुड बी नॉन जीरो, इंप्लाइज मैं ए को लिख सकता हूं ए इंटू 1 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इंटू ये मेरा क्यू है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंग्स टू जेड आ गया, सच दैट क्या लिख दिया हमने, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, और मेरे पास बी कौन है, ए, तो इसका मतलब ए डिवाइड्स ए फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का नोटेशन है। ए कहां से आएगा, जेड से, बट ए कभी भी 0 नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो खुद पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो डिवीजन सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स। हर इंटीजर के लिए नहीं, 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप यहां क्या बोलेंगे, डिवीजन सेटिस्फाई द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑन नॉन जीरो इंटीजर। और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, ये बहुत काम आने वाले हैं आगे। इसका भी मैं मीनिंग बताऊंगा कि आप रोज इसको यूज करते हो अपने रियल लाइफ में, जब आप पूरे दिन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग से लेकर स्कूल जाने के बीच में एक आपका शेड्यूल है, आपने पूरे टाइम को एक शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट करा है, देन स्कूल से घर आते हैं, देन घर से नेक्स्ट डे का एक शेड्यूल है, तो आपने पूरे 24 आवर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो जब हमें किसी भी चीज को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, जब रिलेशंस पढ़ाऊंगा, सेट पढ़ाऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, वहां डिस्कस, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हम लिंक करके और रियल लाइफ से सीखना चाहेंगे तो चीजें बड़े इजीली समझाएंगी, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैथ्स को आप टफ मानते रहेंगे, ठीक है, या मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशन करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। इंटरेस्ट उस दिन बनेगा जब मैं इसको लिंक करके सीखूं।
ठीक है। ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूं ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड सी, क्या ये इंप्लाई करेगा कि ए डिवाइड सी? ए डिवाइड सी, ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से रिलेट हो रहा है, तो ये थर्ड यहां पे आना चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी किसको डिवाइड कर रहा है? सी को, तो ए क्या होना चाहिए? सी को, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। ठीक है, आपकी फैमिली में 3 ब्रदर है, तो ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए सी का ब्रदर होगा। तो अगर मैं रिलेशन ऑफ ब्रदर की बात करूं, क्या वो ट्रांसिटिव है? ये हमें डिस्कस करना, तो ये मैं आगे फिर यूज करूंगा। यहां पे देखते हैं पहले, ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है? कि मैं ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है? मैं बी को क्या लिख सकता हूं? ए इंटू सम क्यू लिख सकता हूं, या Q1 नाम दे देते हैं इसको। बी डिवाइड सी का मतलब क्या है? सी को मैं क्या लिख सकता हूं? P इंटू सम Q2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से ये इंप्लाई कर रहा हूं, यहां से ये इंप्लाई कर रहा हूं। इस B की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर दो, तो इंप्लाई C इक्वल टू क्या हो गया? A इंटू Q1 Q2, और इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूं? C इक्वल टू AQ, और Q मेरे पास क्या है? Q1 इंटू Q2 बिलोंग्स टू Z होगा। अब देखो यहां क्लोजर प्रॉपर्टी जो मैंने बताई वो यूज हो रही है। तो इंटीजर हैं, Q1 कौन है? इंटीजर। Q2 कौन है? इंटीजर। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो इंटीजर आएगा। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं ये ट्रांसिटिविटी की बात नहीं कर सकता था। ठीक है, अब आपको ये पढ़ा दिया जाता है कि B इक्वल टू AQ1, C इक्वल टू AQ2, तो C इक्वल टू दिस वन इंप्लाई C इक्वल टू दिस वन, और यहां से क्या लिख दिया मैंने? A डिवाइड C। बट ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कहां, किस स्टेप पे, ये अगर समझ आ गया तो चीजें लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़ाई थी कि हम उसको यूज कर रहे हैं। कहां यूज कर रहे हैं? यहां देखिए, इस क्वेश्चन में यूज हुआ। अगर Q1 इंटू Q2 Z में नहीं होता तो मैं ये डिवीजन के बारे में नहीं बात कर सकता था। तो A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स C, तो डेफिनेटली A डिवाइड्स C। दिस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? इसी टाइप से एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या है? अगर मेरे पास B डिवाइड कर रहा है किसी A को एंड B डिवाइड कर रहा है किसी C को, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, वो उस पे आता हूं। B डिवाइड C का मतलब क्या है? A को मैं क्या लिख सकता हूं? B इंटू सम Q1। इसका मतलब क्या है? मैं जस्ट डायरेक्टली नोटेशन दे रहा हूं ताकि इजीली आप चीजें रिकॉल कर पाओ, जल्दी से जल्दी हम 10th क्लास के एग्जैक्ट सिलेबस पे पहुंच जाएं। यहां से C इज इक्वल टू B, सॉरी, B डिवाइड्स A और B डिवाइड्स, तो ये B इंटू Q2 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो A प्लस C क्या आ जाएगा मेरे पास? B इंटू Q1 प्लस B इंटू Q2, ये आ गया। और इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं B इंटू Q1 प्लस Q2। अब आपके लिए यहां क्वेश्चन है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि मैं यहां से जब यहां पे जा रहा हूं मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। और अगर ये आप बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने 9th 8th में ढंग से प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, जब आप मैं कमेंट करोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा कि ये प्रॉपर्टीज आपने यूज करी हुई। क्या इसको हमेशा लिख सकते हैं और क्या इसको लिखना सही है और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ठीक है, वो मैंने अभी नहीं बताई आपको, आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं? B इंटू Q लिख सकता हूं, और यहाँ पे Q क्या आ गया आपके पास? Q1 प्लस Q2, वो डेफिनेटली Z में होगा। क्यों होगा?
इंटीजर का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, तो दो इंटीजर को ऐड करूंगा, अगेन इंटीजर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज हो रहा है। और ये इस साइड क्या चल रहा है, a प्लस सी इक्वल टू, हमने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है, b डिवाइड कर रहा है आपका a प्लस सी को। क्लियर? तो यहां से कंक्लूजन क्या है, b अगर a को डिवाइड करेगा, b अगर c को डिवाइड करेगा, तो b शुड डिवाइड a प्लस सी, सम को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी सेम चीज यूज करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए यहां पे देखिए, अगर a डिवाइड कर रहा है b को एंड a डिवाइड कर रहा है, या b ही यूज करते हैं, b डिवाइड्स a एंड b डिवाइड्स c, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि b डिवाइड करेगा a माइनस c को। सिंपली क्या करना है, यहां c की जगह माइनस सी कर दो, तो q2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस q, तो q1 माइनस q, उसको फिर q नाम दे देंगे। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, इट इज योर होमवर्क। अगर a b को डिवाइड कर रहा है, या b a को डिवाइड कर रहा है, b c को डिवाइड कर रहा है, तो b डेफिनेटली a माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। और इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास b a को डिवाइड कर रहा है एंड k कोई भी इंटीजर है बट k नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा अभी देखते हैं। यहां से डिवीजन की डेफिनेशन, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। किसी भी चीज को प्रूफ करना है तो राइटिंग करना स्टार्ट करिए, हर चीज प्रूफ होना स्टार्ट हो जाएगी। डिवीजन की डेफिनेशन लिख दी मैंने और कुछ नहीं करा। ठीक है, डिवीजन की मैंने डेफिनेशन लिख दी, बोथ साइड k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। k इंटू ए इज इक्वल टू k इंटू बी इंटू, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, k इंटू ए इंटू क्यू, सॉरी b इंटू क्यू है, ये लिखा हुआ है। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, b इंटू k इंटू क्यू। अब आपको फिर यहां बताना है, अगेन क्वेश्चन मार्क, विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। और यहीं से आपका डिसाइड होगा कि आप मैथ पढ़ रहे हैं या रट्टा मार रहे हैं। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिए। ठीक है, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं b इंटू Q1, और Q1 क्या आ जाएगा, k इंटू क्यू, वो डेफिनेटली z में होगा। अगेन z इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, डेफिनेटली यहां क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूं। 10th क्लास है, हर स्टेप की मार्किंग मिलेगी आपको। ठीक है, अगर मैंने यहां से सीधा ये स्टेप लिख दिया और ये नहीं मेंशन करा कि कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, तो आपके एग्जामिनर का राइट है आपके मार्क्स काटने का, आप उस पर क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहां से ये लिख रहा हूं और उसके बाद ये नहीं लिख रहा हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, एग्जामिनर का राइट है, वो आपके मार्क्स काट सकता है। अगर आपकी टफ मार्किंग होगी तो आप कितना भी अच्छा लिख के आओ, अगर सिस्टमेटिकली हर रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। ठीक है, और इस बार भी बहुत जगह ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने अभी क्लेम करा है, और क्लेम के बाद क्या इफेक्ट आता है उसका रेस्पॉन्स आपके एग्जामिनर कुछ भी कह सकते हैं। कि मान लो ये अगर उसने एग्जाम में मार्क्स नहीं देने तो वो कोई भी रीजन दे सकता है आपको, तो अपनी तरफ से श्योरिटी रखिए कि आप उसको चांस ना दे कि वो आपके मार्क्स कट कर पाए। मैं यहां आपको साथ के साथ राइटिंग स्किल सिखाऊंगा कि हमें बोर्ड के एग्जाम में राइटिंग कैसे करना है ताकि आपके मिनिमम मार्क्स कट हों, और वो राइटिंग करने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उतना ही टाइम लगने वाला है। आप इन दो क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि यहां मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यहां कौन सी, जस्ट कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, मेरे पास k इंटू ए, ये मल्टीप्लिकेशन है, क्या गया b इंटू Q1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, b जो है वो k इंटू ए को डिवाइड कर रहा है। तो b अगर a को डिवाइड कर रहा है, k कोई भी इंटीजर है, तो कंक्लूजन क्या है, b डिवाइड करेगा k इंटू
A को। ठीक है, अब यहां के जीरो लें या नॉन जीरो लें मैटर नहीं करेगा, के जीरो होगा तो बी जीरो को हमेशा ही डिवाइड करता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर एवरी इंटीजर दिस प्रॉपर्टी ट्रू। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करी हैं और कुछ बेसिक आपको कवर अप करा है, और नेक्स्ट क्लास में हम एंटर करेंगे जो आपका क्लास 10th का एक्चुअल सिलेबस। मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं बनाऊंगा, आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग लेक्चर आपको दिए जाएंगे ताकि आप कंफर्टेबली 30-35 मिनट में आप लेक्चर कवर कर पाओ। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। ये डेफिनेशन रिकॉल करके आइएगा, ठीक है, रेगुलर क्लास में रहिएगा, वीकली 3 डेज आपको कंटेंट मिलेगा, उसको कवर करिए, साथ में असाइनमेंट्स होंगे, उसी को आपको कवर करना है। मुझे इस व्हाट्सएप पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो सेंड कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू।